यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आस्था इसका यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है, 71 बीपीएससी इसके लिए, राइट। तो यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 7वां इसका है, आस्था इसका जो 7वां नंबर टेस्ट नंबर है 71 बीपीएससी का, उसके यहाँ से देखेंगे आज, राइट। उसके बाद यहाँ से 8वां रहेगा या नंबर आएगा, जो भी यहाँ पर टेस्ट हमको अवेलेबल होगा वो टेस्ट आपको यहाँ से दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, यहाँ से देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे एक और यहाँ पर शासक, दूसरी ओर यहाँ पर राजधानी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसमें कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं कर रहा है ये बताना है, ठीक है। देखो पहला यहाँ पर है, पहला जो यहाँ पर है इसमें जो नहीं सम्मिलित कर रहा है हो जाएगा बहलोल लोधी आगरा, ठीक है। बहलोल लोधी क्या होगा, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था, इसने दिल्ली को राजधानी यहाँ पर बनाया था, ना कि आगरा को, तो ऐसे ही गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है, इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन के स्वरूप के निर्धारण के लिए बगदाद से 2 पुस्तकें मंगाई थी, उनके क्या नाम थे, ठीक है। उनके नाम थे, देखो यहाँ पर इल्तुतमिश था, उसके द्वारा यहाँ पर प्रशासन के रूप में निर्धारण के बाद के लिए यहाँ पर जो अब उस यहाँ पर सलातिन था और महासिर उस सलातिन नामक यहाँ पर पुस्तक बगदाद से यहाँ पर मंगाया था। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा दूसरे का बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 है ना। ये आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन एक फारसी विद्वान अरबी के साथ फारसी एवं संस्कृति का विद्वान था, करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का यहाँ पर अलबरूनी एक फारसी विद्वान था जो अब अरबी के साथ अन्य भाषाओं के साथ भी जानकारी रखता था। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर तीसरे का हो जाएगा यहाँ पर बी अलबरूनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ताश घड़ियाल नामक जो जलघड़ी का उपयोग किसके समय यहाँ पर शुरू हुआ था, ताश घड़ियाल जो है नामक जलघड़ी है, इसका उपयोग किसके समय यहाँ पर शुरू हुआ था। तो चौथे का आंसर हो जाएगा हमारा फिरोज शाह तुगलक था, उसने विभिन्न हमारे जो यहाँ पर नवाचार थे उसकी शुरुआत की और कई संरचनाओं के यहाँ पर निर्माण भी किया था, जिसने वेधशालाओं और यहाँ पर समय पर अपने जो मापने वाले उपकरण हैं जैसे यहाँ पर जल घड़ी शामिल थे और समय मापने के लिए यहाँ पर पानी का उपयोग भी करता था, जो हाइड्रोलिक घड़ी का एक रूप माना जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का आंसर यहाँ से फिरोज तुगलक सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कन्नौज के पास स्वर्गद्वारी नामक नगर की स्थापना किसने करवाई थी या किसने की थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवें का। कन्नौज के पास जो यहाँ पर स्वर्गद्वारी जो यहाँ पर जो ये नगर था इसकी स्थापना कराई थी मोहम्मद तुगलक द्वारा, ठीक है। कैंप लगाकर यहाँ पर निवास किया गया था इसका, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा डी, पांचवें का करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है, लक्षद्वीप एवं मालदीव पर पहली बार किस चोल शासक ने अधिकार किया था, लक्षद्वीप और मालदीव पर पहली बार किस चोल शासक ने यहाँ पर अधिकार किया था, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लक्षद्वीप और मालदीव पर सबसे पहले किसने यहाँ पर अधिकार किया था, तो किसने, चोल शासक ने किया था, और चोल शासक ने किसने किया था, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा छठे का ये हो जाएगा चोल शासक यहाँ पर राजेंद्र फर्स्ट, एक शक्तिशाली शासक था, ठीक है। इसने लक्षद्वीप और यहाँ पर जो मालदीव है उसको चोल के साम्राज्य का यहाँ पर भाग बना दिया था। तो आंसर क्या होगा, छठे का आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7वां, चोल शासकों के शिलालेख किन भाषाओं में मिलते हैं, चोल शासकों के शिलालेख है ये दरअसल किन भाषाओं में देखे गए हैं, किन भाषाओं में मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 7वें का यहाँ से आपका ये मिलते हैं, चोल जो हमारे शासक हैं ये इनके द्वारा मुख्य रूप से तमिल में लेख मिले थे, और किंतु यहाँ पर इनकी जो संस्कृत की भी जानकारी यहाँ पर देखी गई थी, तमिल और यहाँ पर संस्कृत यहाँ पर दोनों जानकारी मिली थी। तो क्या होगा आंसर, 7वें का आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, एक तो तमिल और एक यहाँ से संस्कृत, पहला और यहाँ से चौथा इसका करेक्ट आंसर है। तेलुगु या कन्नड़ यहाँ पे इसमें नहीं देखने को मिला, राइट। तो आंसर 1-4 सही है। सूफीवाद में हक और खल्क से क्या तात्पर्य था, जो सूफीवाद था उसमें हक और खल्क का क्या तात्पर्य था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का, ये हक का तात्पर्य भगवान का खल्क होता था और इसका होता था, और जो खल्क था खल्क का तात्पर्य सृष्टि से होता था, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें 8वें का आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कव्वाली का विकास किस सूफी सिलसिले की खानकाह में हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का यहाँ से, कव्वाली का जो विकास था ये चिश्ती सिलसिले के जो खानकाहों में हुआ था। तो आंसर यहाँ से सी यहाँ से क्या होगा 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10वां है, यहाँ पे इसमें से कौन सा बोल रहा है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला हुमायूं का मकबरा, पहला क्या होगा, पहला जो हमारा हुमायूं का मकबरा है ये यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है, दिल्ली में है। अकबर का मकबरा किधर है, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, ये भी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। तीसरा जहांगीर का मकबरा किधर, जहांगीर का मकबरा
लाहौर में, ये भी आपका तीनों बातें सही है। तो चौथी बात क्या है, जो रबिया उद दौरानी का मकबरा है ये ग्वालियर बता रहा है, ठीक है, तो ग्वालियर यहाँ पे नहीं होगा, राइट। यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा रबिया उद दौरानी का मकबरा है ये औरंगजेब की पत्नी थी, जिसका मकबरा औरंगाबाद में स्थित है ना। कहाँ पर है, औरंगाबाद, ग्वालियर में नहीं, तो गलत हो जाएगा। डी हमारा क्या है, सम्मिलित नहीं, जो डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है, राजपूतों की उत्पत्ति के समय अग्निकुल के सिद्धांत का स्रोत क्या था। अग्निकुल के जो सिद्धांत है उसका स्रोत क्या था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का यहाँ से। जो हमारे चंद्र बरदाई थे उनके द्वारा लिखे गए पुस्तक पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में राजपूतों की उत्पत्ति के यहाँ पर जो अग्निकुल है उसके सिद्धांत का उल्लेख मिलता है या उल्लेख किया गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा 11वें का यहाँ से पृथ्वीराज रासो, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 12, महमूद गजनवी की सेना में एक हिंदू टुकड़ी थी, सलार ए हिंदुस्तान, इसका सेनापति कौन था। फर्स्ट हमारा जो था इसका सेनापति कौन था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का। देखो मोहम्मद जो हमारा गजनवी था, ठीक है, इसकी सेना में शामिल सलार ए हिंदुस्तान नामक हिंदू टुकड़ी का सेनापति था तिलक तथा, राइट, तिलक तथा टुकड़ी में जो हमारे महमूद गजनवी थे उसकी सेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, राइट। जो हमारे महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनवी था उसने भारत पर कई आक्रमण किए और उसकी सेना में विभिन्न धर्मों का पर सैनिक शामिल थे। तो आंसर हमारा 12वें को हो जाएगा तिलक, इसका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्व मध्यकाल में संपर्क न्यूनता के कारण देश धर्म के बदले जो ग्राम धर्म है उसका उल्लेख मिलने लगता था, इसका तात्पर्य क्या मानता था, इसका स्रोत क्या मानते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। देखो यहाँ पर स्मृति चंद्रिका एक हमारी धर्मशास्त्री ग्रंथ है, ठीक है, हमारे क्या है जो स्मृति चंद्रिका है ये एक धर्मशास्त्री ग्रंथ है जिसने स्थानीय परंपराओं, रीति रिवाज और ग्राम धर्म जैसी यहाँ पर संकल्पनाओं का विशेष जोर दिया है। और ये ग्रंथ विशेष रूप से दक्षिण भारत में अधिक मान्यता यहाँ पर है और इसमें ग्राम आधारित यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था और यहाँ पर जो धार्मिक आधारित जो आचरण थे महत्वपूर्ण बताया गया था इनको, जो पूर्व मध्यकाल की क्षेत्रीयता और यहाँ पर सीमित संपर्क को घोतक बताते हैं। तो आंसर हमारा 13 का क्या हो जाएगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मृति चंद्रिका इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 737 ईस्वी में अरबों ने सिंध की राजधानी के रूप में कौन सा नगर यहाँ पर बसाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का यहाँ पर 773 ईस्वी में अरबों ने सिंध की राजधानी के रूप में अल महफूजा नामक एक नगर यहाँ पर बसाया था। तो आंसर ए यहाँ से क्या होगा, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15, न्याय की समता का सिद्धांत उत्तराधिकारों पर लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला सुल्तान यहाँ पर था जो न्याय की समता का सिद्धांत जो उत्तराधिकारी पर लागू करने वाला पहला सुल्तान बलवन था, ठीक है। जो बलवन था ये बलवन ने अगले जो शासन था उसने उच्च अधिकारी को यहाँ पर सम्मान के रूप में यहाँ पर देखा, ठीक है, और उसका न्याय करने की यहाँ पर नीति अपनाई थी और बलवन ने राजस्व के सिद्धांत को स्थापित किया जिसके अनुसार राजा ईश्वर के जो प्रतिनिधि थे और उनके यहाँ पर किसी भी तरह के जो प्रभावित यहाँ पर नहीं होना चाहते। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, 15 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बलवन, इसका करेक्ट आंसर है ए। सुमेलित करना है, इसमें मैच करते हैं कौन कौन सा किसका होगा। नामदेव, ठीक है, पहला हो जाएगा नामदेव, ये हमारे बरकरी संप्रदाय, बरकरी समुदाय नाम संप्रदाय नामदेव सही हो जाएगा। रामदास, रामदास आपका हो जाएगा परमार्थ संप्रदाय, किसका, परमार्थ संप्रदाय, ये 4 में हो गया। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य आपका हो जाएगा गोस्वामी रुद्र संप्रदाय, गोस्वामी रुद्र संप्रदाय। आगे क्या होगा, रामानुज, रामानुज श्री वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। और बचा क्या, रामानंद, रामानंद आपका आंसर हो जाएगा राम भक्त संप्रदाय, ये जो बचेगा ये आंसर इसका हो जाएगा। 16वें का जो आंसर हो जाएगा ये हमारा ए स्टेटमेंट है, यहाँ से इसका मैच कर रहा है। या तो आप इसके नाम भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट तो मैंने दिखा दिए वाले, आप यहाँ पे इसके बता सकते हो कि कौन कौन से इसके संप्रदाय से संबंधित हैं या कौन कौन से इससे सम्मिलित हैं, तो आप लिख सकते हो पॉइंट बना के फॉर्म में यहाँ पे A4 पेपर में। आगे क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, मध्ययुगीन भारत में पगोडा क्या था, ठीक है। मध्ययुगीन भारत में पैगोडा क्या था, मध्ययुगीन भारत में जो विशेष रूप से दक्षिण भारत में पैगोडा एक प्रसिद्ध सोने की मुद्रा होती थी। आपसे बोलेगा जो पैगोडा था ये दक्षिण भारत में स्थित एक चांदी की मुद्रा थी, ये चांदी और तांबे में की मिश्रित थी ऐसे करके बता देगा, है ना। यह बोल सकता है, आप बताएगा कि ये मुद्रा थी, ये सोने की, गोल्ड की और यहाँ पर तांबे की मिश्रण था इसका, ऐसा करके कोई क्वेश्चन घुमाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर क्या सोने की मुद्रा थी। तो 17 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। भारत की एक मुद्रा सिर्फ लिखा है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे ये नहीं लिखा है सोने की थी चांदी की थी, तो क्या थी, सोने की थी, याद रखनी है। क्वेश्चन 18, विजयनगर साम्राज्य के स्त्रियों की अवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर
असत्य कथन क्या है, मतलब कौन सा कथन यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्त्रियों के बारे में गलत बता रहा है। ठीक है, देखो विजयनगर साम्राज्य, पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो है ये स्त्रियों की स्थिति के मामले में अपेक्षाकृत संतोषजनक था। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से जो विजयनगर हमारा सामाजिक और साहित्यिक जीवन में सक्रियता, राइट, और जो हमारे राजघराने की स्त्रियां थी कभी कभी यहाँ पर शासन और युद्ध में भी भाग लेती थी, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर जो स्त्रियां थी वो एकदम सिंपल समुदाय की थी, वहाँ पर कभी उन्होंने युद्ध से सब कोई से मतलब नहीं होता था, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये युद्ध में भाग लेती थी। ठीक है, एक बात आपको यहाँ से ये पता होगी कि कैसे गलत यहाँ पूछ सकता है, ठीक है, कर सकता है आपको, तो ये चीज़ आपका सही हो जाएगा। उसके बाद संगीत और जो साहित्य कलाएं थी इसमें भी कई क्षेत्रों में महिलाएं उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट भाग लिया था। यहाँ पे लिखोगे महिलाओं की, अभी बना सकते हो ऐसे करके, महिलाओं की स्थिति लिखोगे और यहाँ पर युद्ध थे, और या फिर जो यहाँ पर हमारे जो शासन कभी यहाँ पर मतलब लड़ाई वड़ाई होती थी तो उसमें क्या भाग लेती थी, ऐसे करके करेक्ट डाल दोगे। ठीक है, और क्या था, ये जो थी यहाँ पर कला साहित्य और संगीत के क्षेत्र में भाग लेती थी, ये भी करके आप ऐसे लिखोगे, कला साहित्य संगीत उसमें भाग लेती थी, ये भी करके करेक्ट कर दोगे। ऐसे करके पॉइंट बना के फॉर्म में आप लिख लोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और देवदासी प्रथा को लेकर के, यदि देवदासी प्रथा उससे मौजूद थी, है ना, देवदासी प्रथा मौजूद थी, ऐसे करके पॉइंट बना के लिखोगे, राइट। और क्या था, यहाँ पे जो इस काल में उनकी स्थिति में गिरावट देखने को मिली थी, है ना, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी स्थिति थी उसमें गिरावट देखने को मिली थी, यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट करके लिख सकते हो। और क्या था, संपत्ति के जो भागीदार थे उसमें धार्मिक और सामाजिक नियमों के अनुसार महिलाओं की संपत्ति सीमित थी, लेकिन अन्य भागीदारी प्राप्त विशेषकर उच्च वर्गों में देखी जाती थी। ये सब पॉइंट आप नोट करोगे। जो गलत कथन हमारा है इसमें हो जाएगा कि जो हमारा समानता समाज में असंतोषजनक स्थान था, ये कथन हमारा गलत है। ठीक है, कौन सा नंबर था, जो आंसर हो जाएगा हमारा इसका ये 18वें का ए, है ना, समानता समाज में असंतोषजनक स्थान था, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा इसका, राइट। और एक पॉइंट लिख सकते हो, विजयनगर काल के महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, सामाजिक सम्मान, ठीक है, और सांस्कृतिक भागीदारी जैसे कई अवसर प्राप्त होते थे, विशेषतः शहरी और अभिजात वर्ग में। यहाँ पर उनकी जो समान समाज में असंतोष नहीं था, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो करीब 5 से 6-7 पॉइंट जो मैंने बताया आपको, ऐसे पॉइंट बना के आप इसको नोट्स को अच्छे से रेडी कर सकते हो, क्योंकि विजयनगर का क्वेश्चन हर एग्जाम में, आप यूपीएससी से ले लो, स्टेट पीसीएस जितने भी हैं, हमेशा क्वेश्चन इससे पूछ ही जा सकता है। ठीक है, यूपीएससी तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी तो हर एक साल क्वेश्चन विजयनगर से ऐसा पूछेगा कि आप ढूंढ नहीं पाओगे कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो ये सब बात अगर आप लिखोगे तो एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य को लेकर कि जो उनकी स्त्रियां थी वो मतलब जादू टोना भी जानती थी, ऐसा कुछ यहाँ पर दे रखा था ना, तो वो भी बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना, बहुत बुकों में नहीं थी, वो पेपर में पूछे जाने के बाद वो चीज़ लोगों के नोट्स में ऐड कर दी गई, उससे पहले नहीं थी। यूपीएससी क्या, ये लोग क्या करते हैं, नोट्स वाले जो नोट्स बेचते हैं शॉप पे, या फिर जो जिनकी कोचिंग है, इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ यूपीएससी ने पूछा, वहाँ पे अगर उनके नोट्स में नहीं है तो जो एग्जाम हो जाएगा वो बात वहाँ पे ऐड हो जाएगी, आपको देखो को मिलेगा कि वो बात वहाँ पे ऐड है। ठीक है, तो उससे पहले नहीं ऐड करते, वो जो बाद में जब पूछते तो ऐड करेंगे, क्योंकि वहाँ तक सोच ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगर देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर, ज़्यादा डिस्कस कर लिया इसमें। क्वेश्चन 19 यहाँ से, चोलों की साम्राज्यवादी नीति के बारे में असत्य कथन कौन सा है, चोलों की साम्राज्यवादी जो नीति है इनके बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखते हैं 19 को। देखो यहाँ पर जो हमारे चोल की साम्राज्यवादी जो नीति थी इसमें कई क्षेत्रों में इनकी जो विजित हमारे क्षेत्र थे उनको किया और उन पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की या चलाई। ठीक है, चोलों की जो हमारी नीतियाँ थी कौन कौन सी थी, एक तो देखो चोलों ने अपने विजित जो क्षेत्र थे उसमें सुसंगत प्रशासन की व्यवस्था स्थापित करी थी। ठीक है, पहली बात आप यहाँ को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, राइट। और स्थानीय शासकों को और उनके अधीन किया और उन क्षेत्रों में संरचनात्मक वहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था कराई। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यहाँ पे एक और है, दूसरी बात है, चोलों के साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, उन्होंने धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया और मंदिरों को निर्माण किया। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर बता सकते हो जो हमारा बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर, वो चोलों द्वारा निर्मित एक प्रमुख मंदिर है, जो चोलों ने मंदिरों को नष्ट नहीं किया था बल्कि उनका संरक्षण और निर्माण किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, उन्होंने मंदिर को नष्ट कर डाला था, गलत है, उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एक पॉइंट को आपको बहुत क्लियर से याद करते जाना क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले से गलत हो गया है ना, बाकी और 1-2 पॉइंट और नीचे देख लेते हैं इसमें। देखो दूसरी बात है, चोल साम्राज्य के विजय अभियान के दौरान किसी तरह की यहाँ पर बड़ी हिंसा या कत्ल ए आम का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जिसमें बच्चों और ब्राह्मणों की विशेष रूप से लक्षित किया गया हो। ठीक है, उन्होंने मंदिर तथा शहर जो नष्ट कर डाले थे, ये भी कथन हमारा गलत था, मैंने बता ही दिया ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चोलों ने जो नीतियाँ थी वो संस्कृति और धर्म का संरक्षण करने के लिए
यहाँ पर धर्म का संरक्षण करने वाली थी और ना कि विनाशकारी। तो ये बात आपको याद रखना, चोल जो थी ये ज़्यादातर यहाँ पर संरक्षण प्राप्त करता था, मतलब यहाँ पर इनको नीतियाँ थी उनको चलाता था आगे, संस्कृति को बढ़ाता था आगे, यहाँ पर इनको विनाशकार नहीं करता था। ठीक है, तो आपने चोलों के बारे में 3-4 बातें सीख ली यहाँ से। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलवंत साजिशों की सर्वोच्च पद को खो दिया था, कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। से देखो, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिससे बलवन की जो साजिशों थी उसमें सर्वोच्च पद यहाँ पर सेना स्थापित किया गया था वो इमादुद्दीन रेहान था। ठीक है, तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। 21, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की हमारी अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये राजकीय मुकुट कम से कम मोती जो है ये बताया था जो ये सब बातें, ये टिप्पणी की थी बर्नी ने। ठीक है, किसने? बर्नी। ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सस्करी सिक्का किसके राजकाल में प्रचलित हुआ था? सस्करी सिक्का जो था ये फिरोज शाह तुगलक के राजकाल में प्रचलित हुआ था। जो चांदी की मुद्रा थी, आपको मैंने ऊपर बताई थी सोने की मुद्रा कौन सी थी, वो याद रखना है कौन कौन सी सोने की मुद्रा है और कौन सी चांदी की मुद्रा है। ठीक है, दोनों में आपको मैच मिलाना नहीं है एक में। ठीक है, ये सस्करी शब्द का अर्थ छठवां जो हमारा हिस्सा था, ये हिस्सा दिरहम की एक हिस्से के रूप में जारी किया गया था। राइट, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 22 का सी, फिरोज शाह तुगलक। आगे देखते हैं क्वेश्चन 23 है, पश्चिमी तट विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पत्तन था, कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा बंदरगाह कालीकट था, जहां व्यापार और वाणिज्य के लिए यहाँ पर मार्ग खुले होते थे। और गोवा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, लेकिन यहाँ पर कालीकट की तुलना में उतना प्रमुख नहीं था। ठीक है, भटकल और यहाँ पर जो कन्नानौर है ये विजयनगर साम्राज्य के जो व्यापारिक पत्तन थे वो थे, लेकिन कालीकट की तुलना में कम महत्वपूर्ण थे। आंसर 23 का बी, कालीकट। शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्नलिखित किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का आंसर यहाँ से सी, सुहरावर्ती। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 में क्या करना? मैच करना है। यहाँ पर सियासतनामा। ठीक है, सियासतनामा का हो जाएगा आपका निजाम उल मुल्क तुमी, तो यहाँ से तसी, ये करेक्ट हो जाएगा। तुसी या तसी होता है। ठीक है, खजेन उल फतू हो जाएगा यहाँ से आपका, या अर्जा उल फतू, अमीर खुसरो। ठीक है, खैर उल मजलिस या गैर उल मजलिस हो जाएगा। हमीद कलंदर। ठीक है, हमीद कलंदर। और तारीख मुबारक सही हो जाएगा, या द सरहिंद। ठीक है, तो यहाँ से इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो मैच कर रहा है पूरा आपको यहाँ से सामने मैच कर लेना कौन कौन से किसके ये हैं। ठीक है, कौन कौन से किसकी यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 25 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 26, निम्नलिखित मुगल अधिकारियों को इनके संबंध धार्मिक मामलों से नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का यहाँ से सी स्टेटमेंट, मुहस्सिब। ठीक है, मुगल अधिकारियों से मुहस्सिब का संबंध धार्मिक मामलों से नहीं था। मुहस्सिब का कार्य जो सार्वजनिक आचरण था और व्यवहार था उसकी निगरानी करना था, जबकि सदर मुफर्ती और मुस्तौफी धार्मिक मामलों के संबंधित होते थे। तो आंसर 26 का सी यहाँ से सही हो जाएगा। 27, मुगल राजस्व जो है उसके प्रशासन की शब्दावली में जमी पाययुमदाह शब्द का क्या तात्पर्य था? इसका तात्पर्य था जो हमारा जमी पाययुमदा, जो इसका मुगल कालीन राजस्व प्रशासन की शब्दावली का शब्द था। जमी का अर्थ होता था भूमि, और जो पायमुदा था इसका था बिना पैमाइश के। ठीक है, तो ये शब्द हमारा उस भूमि को दर्शाता था जो राजस्व अधिकारियों द्वारा मापी नहीं गई थी। ठीक है, आपसे बोलेगा जो मापी गई थी भूमि इसको बोलते थे, तो गलत हो जाएगा वो। तो स्टेटमेंट कहाँ गलत है मैं ये भी बताता चलता हूँ, कहाँ गलत होगा स्टेटमेंट, वो याद रखना है। ठीक है, और जिसे आमतौर पर गल्ला बख्शी प्रणाली या जिसको बोलते हैं फसल के हिस्से के रूप में राजस्व को वसूलना, इसके अंतर्गत यहाँ पर छोड़ दिया गया था, यदि उस पर सीधा राजस्व नहीं निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा 27 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। राइट, 28 नंबर। 28 यहाँ पे मैच करना है, सोचिएगा सूची दो को। हल्दी घाटी का युद्ध। राइट, तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है आपका 1576 में, 1576 सेकंड में हो जाएगा। नूरजहाँ के साथ जहांगीर का विवाह हुआ था, कब? 1611 में। राइट, उसके बाद सफवियों द्वारा कंधार पर आक्रमण किया गया था, ये कब किया गया था? ये 1622 में किया गया था। और शिवाजी की मृत्यु 1680 में की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ये। तो करेक्ट आंसर 28 का जो होगा ये ए यहाँ से करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ए यहाँ से सही, ये वाला
बाकी इसके सामने सामने यहाँ पर कब कब हुए थे आप मैच कर सकते हो, लिख सकते हो अलग से। जो आपको नहीं याद है वो सब पूरे नहीं लिखने होते हैं, जो आपको नहीं इसमें से आते हैं वो आप यहाँ से पॉइंट बना के लिख लो। क्वेश्चन नंबर 29, बाबर के बारे में जानकारी का प्रमुख जो स्रोत था बाबरनामा है, ये किस भाषा में लिखा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का जो लिखा गया था ये सी, चगताई। ठीक है, क्या होगा 29 का सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, सूची को सूची 2 को मैच करना है, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सम्मिलित होगा? ठीक है, देखते हैं इसको 30 को। 29 का सी चगताई सही था, तो 30 नंबर है यहाँ से। देखो 30 नंबर में ईरान दनीस आपका हो जाएगा, जो होगा ये अबुल फजल। ठीक है, यार दनीस है अबुल फजल। हुमायूंनामा क्या होगा? हुमायूंनामा यहाँ से हो जाएगा आपका गुलबदन बेगम। बादशाहनामा होगा आपका यहाँ से, जो इसका है वन में मतलब अबुल हमीद लाहौरी। और मुख्त ख्वाब उल लुबाब, ये हो जाएगा यहाँ से आपका दूसरे में खाफी खां। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी। इसके सामने लिख भी सकते हो, जो आपको नहीं याद है वो नोट करके लिख सकते हो। क्वेश्चन 31, यूरोपीय नमूने पर सैनिक प्रशिक्षण सूत्रपात करने वाला प्रथम देसी राज्य कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का बी, मैसूर। ठीक है, मैसूर के शासक हैदर अली और उसके यहाँ पर जो बात टीपू सुल्तान ने यूरोपीय जो थे विशेष रूप से फ्रांसीसी सन जो हमारे प्रणाली थी उसको अपनाया और सैनिकों को उसी ढंग से यहाँ पर प्रशिक्षित किया। उन्होंने आधुनिक जो तोपखाने थे, बंदूकें थी, प्रशिक्षण थी, पद्धति थी, उसको उपयोग किया और मैसूर की सेना को यहाँ पर काफ़ी सशक्त बनाया। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? 31 का बी करेक्ट हो जाएगा। 32, मंगलौर, परम्बकम एवं पोर्टो के नार्वो जो नोवो स्थान है उनमें से निम्नलिखित युद्ध को किसके दौरान यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का, ये हुई थी द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, हमारा मैंगलोर जो परबंकम है और पोर्टो नोवो स्थानों पर युद्ध जो था हमारा द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हैदर अली और यहाँ पर बाद में टीपू सुल्तान का लड़ा किया था। तो आंसर हो जाएगा 32 का बी। 33, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित है, इनमें से कौन सा एक सही सम्मिलित है? 3 तो गलत होंगे, एक कोई सही सम्मिलित होगा, कौन सा है यहाँ पर? ठीक है, देखो ये ढूंढना थोड़ा कठिन होता है कौन सा तीनों गलत है। अगर ये ढूंढना होता कि कौन सा यहाँ पर सही है तो अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पर 3 गलत में एक सही ढूंढना है। यहाँ पे 3 गलत तुमको ढूंढना है कि कौन सा 3 गलत है, तब एक यहाँ पर सही होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 33 का, ये हो जाएगा ए नंबर, अकबर। यहाँ पर साबुद्दीन खां अलका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 देखते हैं, अकबर और यहाँ से आपका जो हो जाएगा अकबर है और यहाँ से औरंगजेब, ये दोनों करेक्ट हैं यहाँ से, है ना। 1 और 4 वाला बात है ये भी यहाँ से करेक्ट है, अकबर और औरंगजेब जो काजी अब्दुल वहाब। बाकी यहाँ पर जहांगीर और शाहजहां यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का यहाँ से जौनपुर अटाला मस्जिद, यहाँ पर ये इसका गलत हो जाएगा 34 का। ठीक है, सॉरी 34 का जो गलत होगा यहाँ से वो हो जाएगा आपका जौनपुर तो सही है, अटाला मस्जिद अजमेर गलत होगा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये आपका गलत है, अजमेर में नहीं है ये। राइट, आगे रखते हैं क्वेश्चन 35 नंबर, वो 30 ये वाला जौनपुर में सही था, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, करेक्ट है ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 है, विजयनगर राज्य में निम्नलिखित में से किसका सामाजिक अन्य जो 3 से अधिक ऊंचा होता था, है ना। स्तर जो था सामाजिक स्तर अन्य 3 से ऊंचा होता था। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 35 का। देखो जो बुनकर थे इनका सामाजिक स्तर अन्य तीनों से यहाँ पर ऊंचा होता था, विशेषकर इसलिए क्योंकि यहाँ पर आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत सशक्त थे और राजकीय संरक्षण में रहते थे। आंसर हो जाएगा यहाँ से 35 का ए। 36, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी घटनाओं को कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहा है ये बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको 36 को। देखो जहाँ पर सही सम्मिलित कर रहा है इसका आंसर हो जाएगा 36 का ये तिरुमल राय वेल्लौर में राजधानी के स्थानांतरण राक्षस तांगड़ी है उसकी लड़ाई के बाद यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के जो बचे कुछ हिस्से थे उसको यहाँ पर तिरुमल राय ने दक्षिण समेटा और यहाँ पर राजधानी को वेल्लौर स्थानांतरित कर दिया था। तो डी यहाँ से होगा 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राजकाल में आरंभ हुए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का, ये आरंभ हुए थे औरंगजेब के टाइम में। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट होगा। मुगलों और मराठों के बीच जो संघर्ष है औरंगजेब के राजकाल में आरंभ हुआ था और मराठों का नेतृत्व शिवाजी के यहाँ पर किया था और यहाँ पर जो औरंगजेब था उसने मराठा शक्ति को कुचलने का यहाँ पर प्रयास किया और मराठों ने मुगल के खिलाफ यहाँ पर गुरिल्ला युद्ध की तकनीकी का इस्तेमाल किया जिससे क्या मुगलों को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो डी यहाँ से 37 का आंसर हो जाएगा। 38, तुलसीदास का संबंध किस जिले से रहा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का बी चित्रकूट। 39, दास्तान अमीर
हस्तलिपि पर किसने चित्रांकन किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का दस्तान ए जो अमीर हमजा था, इसकी चित्रकारी में सबसे प्रमुख योगदान अब्दुल समद और यहाँ पर मीर जो सैयद अली था उसका था। यदि एक नाम चुनता तो यहाँ पर हमारा क्या होता, तो सिराज का जो हमारा अब्दुल समद था उसको उत्तर बना सकता था। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा 39 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40, अकबर के राज्य में भूमि जिसे प्रतिवर्ष जोतते थे और कभी कभी परती नहीं छोड़ते थे, ये क्या कहलाती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का अकबर के राज्यकाल में जो जोतते थे इसको पोलज कहा जाता था। क्या? पोलज। 41, निम्नलिखित में से किस एक को दारा सिको ने लिखा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का मब्श जो दारा सिको ने लिखा था, यहाँ से इसका हो जाएगा 41 का ये मज्म उल बहरीन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है दो समुद्रों का संगम। ठीक है, ये दारा सिको द्वारा लिखा गया एक दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इसमें उन्होंने हिंदी और यहाँ पर इस्लामी, उर्दू नहीं इस्लामी विशेषता सूफी विचारधाराओं की जो समानता करते थे उसकी बात हमें यहाँ पर लिखा था। किसमें? हिंदू और यहाँ पर इस्लामी को जो लेकर यहाँ पर जो विचारधारा थी उसकी समानताओं को लेकर यहाँ पर बातें बताई थी। ठीक है, आपसे बोलेगा कि जिसमें जो बातें बताई गई थी इसमें जो मुस्लिमों को लेकर यहाँ पर कुछ बातें बताई गई थी, है ना, तो यहाँ पर गलत हो जाएगी। हिंदू और इस्लामी को लेकर यहाँ पर विचारधाराओं को समान रूप से प्रस्तुत किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है, लिख सकते हो इस पॉइंट को आप। 42, शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम क्या था? इसका जो सही कालक्रम था 42 में ये हो जाएगा पहले पूना का आक्रमण 1663। ठीक है, 1663। उसके बाद यहाँ पर पुरंदर की संधि 1665। उसके बाद क्या हुआ था? आगरा की यात्रा की थी 1666 में। उसके बाद क्या था? राज्याभिषेक किया था किसका? 1674 में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 42 का हो जाएगा। इस टाइप से 20 स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 43 नंबर, मुगल साम्राज्य के अवसान के समय किसने जाटों का राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का आंसर इसका ये डी, यहाँ से इसका सही आंसर है सूरजमल। ठीक है, 1753 से 1763 के बीच सूरजमल द्वारा जाटों को एक यहाँ पर शक्ति के रूप में स्थापित किया गया था। 44, निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों का सही कालक्रम क्या था? मुगल बादशाहों का जो सही कालक्रम था ये हमारा हो जाएगा यहाँ से एक तो 1 3 2 4, राइट, ये इसका आंसर होगा, जिसमें से अहमद शाह, राइट, उसके बाद आलमगीर फर्स्ट और उसके बाद आपका हो जाएगा शाह आलम सेकेंड, उसके बाद अकबर सेकेंड। तो इस टाइप से आंसर करेंगे तो 44 का जो आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से सही है। 45, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन? ठीक है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मंसूर था। ठीक है, कौन सा? उस्ताद मंसूर को नादिर अल असर की यहाँ पर उपाधि दी गई थी। तो 45 का आंसर डी, सी, 55 का आंसर हो जाएगा डी, मंसूर, सही है ये। ठीक है, 46 नंबर, 46 है, निम्नलिखित कथनों को सम्मिलित करना है। डच है ना, तो यहाँ पर इंग्लिश, पुर्तगीज और यहाँ पर फ्रेंच, तो मैच करते हैं इनको, देखते हैं 46 में। यहाँ से 46 का मैच करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए का 2 पुलिकट, डच का पुलिकट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश ये आपका हुगली, पुर्तगीज आपका हो जाएगा गोवा और फ्रेंच आपका जो बचेगा चेंसुरा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी जो रहेगा 46 का सही है। 47, इब्राहिम खान गर्दी निम्नलिखित का एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी होता था, किसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का सी स्टेटमेंट, पेशवा बालाजी बाजीराव का। ठीक है, 47 का यहाँ से सी स्टेटमेंट, 47 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन, मराठों का सरदेशमुखी था, करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठों द्वारा दक्कन का सरदेशमुखी होने के कारण अतिरिक्त यहाँ पर 10% कर लिया जाता, तो यहाँ से क्या होगा? 48 का यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर, 49, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक समानता राजा बनाने वाले संसद भाइयों के रूप में ख्यात होता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का यहाँ से ये 18वीं शताब्दी में हुसैन एवं अब्दुल्ला जो भाई थे उनको किंग मेकर यहाँ पर कहा गया था। जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु के बाद उनकी यहाँ पर भूमिका बढ़ गई थी, तो 49 का आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, हुसैन अली और यहाँ पर सैयद अब्दुल्ला। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन 50, मोहम्मद गौरी के स्वर्ण सिक्कों पर प्राय निम्नलिखित के यहाँ पर अंकन था, किसका? तो मोहम्मद गौरी के जो हमारे अनोखे तत्व है इनमें से एक जो यह भी यहाँ पर था जिसमें कि सोने के सिक्के पर एक तरफ से यहाँ पर देवी लक्ष्मी और दूसरी तरफ यहाँ पर देवनागरी के यहाँ पर उसका अंकन था, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 50 का ए करेक्ट है। 51, निम्नलिखित विशेषताओं को पृथ्वी के ताप के कटिबंध की पहचान करना है। दोपहर का सूर्य
कभी सिर पर नहीं होता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोला है, ठीक है। पहली बात क्या हो जाएगी, इसकी किसकी बात बता रहा है, सब पूरी आपको पढ़ देखना है, ठीक है। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव के यहाँ पर व्रत के, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर दक्षिण ध्रुव के व्रत पर बीच वाले क्षेत्र होते हैं। तो कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट की बात कर रहा है, इन चारों में से, ये चारों में से बात कर रहा है 51 में, ये कर रहा है उष्णकटिबंध की, ठीक है। उष्णकटिबंध क्षेत्रों में जलवायु गर्म होती है क्योंकि यहाँ क्षेत्र जो होते हैं पृथ्वी और भूमध्य रेखा के पास स्थित होते हैं। इसमें उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच क्षेत्र दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा के क्षेत्र में आते हैं, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या टोरिड जो है उस भी यहाँ पर इसको कहा जाता है। तो आंसर 51 का सी करेक्ट हो जाएगा। 52, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय पट्टी का विस्तार है किसमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का। उष्णकटिबंधीय जो पट्टी का विस्तार है ये कर्क रेखा से मकर रेखा तक है, ठीक है। जो हमारी उष्णकटिबंधीय या विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच यहाँ पर जो विभाग होता है, जो उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा पर आसपास स्थित होता है, ठीक है। यह अक्षांश पृथ्वी के अच्छी झुकाव से संबंधित होता है और गर्म आर्द्र जलवायु के उस जो हमारी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसका सबसे अच्छा वर्णन करता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में दिन और रात पूरे वर्ष लगभग बराबर होते हैं और इन क्षेत्रों में तापमान के दौरान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। तो यहाँ से ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी यहाँ से याद रखनी है ना। जितने मैंने 2-3 पॉइंट इसके बाद को बताया अंदर, वो याद रखने हैं आपको। 53, हिम अंधता रोग मुख्य रूप से किसके कारण होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का, ये होता है ओजोन परत के पतला होने से। आपसे बोलेगा ओजोन परत के पतला होने से कोई यहाँ पर कौन सा रोग होता है, आप ये भी स्टेटमेंट बोलेगा कि ओजोन परत के बारे में आपको विचार करना है। ओजोन परत के यहाँ पर घटने से या कम होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ पर हमारा जो हमारे इस रोग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ऐसा करके बोलेगा। तो आपको याद रखना है 53 का ए यहाँ से आंसर होगा। 54, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि, है ना, क्यों प्रतीत होते हैं, क्योंकि देखो आकाश में जो तारे होते हैं इनकी स्वाभाविक गति पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होती है। ये पृथ्वी के अपने अक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर घूमते हैं, जिसके कारण तारे विपरीत अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर हमें को दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ध्रुव तारा स्थिर होता है क्योंकि यहाँ पर ये पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होते हैं, जिससे यहाँ पर पृथ्वी घूमती है। आंसर हो जाएगा 54 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत बताता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का सी ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोटक पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत बताता है। और जो हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं उसमें से गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंपी जो हमारी गतिविधि है वो शामिल होती है, ठीक है। भूकंपी तरंगे अध्ययन स्वतंत्र जो हमारी आंतरिक हमारे भाग होते हैं उसको पूरी तरह से यहाँ पर तस्वीर प्रदान करती है, जिससे क्या होगा, वैज्ञानिक जो होते हैं उनको पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। तो आंसर हो जाएगा 55 का सी। 56, मेंटल यहाँ पर जो भूपर्पटी है उसकी सीमा को कहा जाता है क्या, उसकी सीमा को आपसे कहा जाता है ये मोह असंबद्धता, ठीक है। भूपर्पटी क्रस्ट के बीच यहाँ पर जो मध्यवर्ती परत है इसको मेंटल कहा जाता है। मोह असंबद्धता द्वारा यहाँ पर एक क्रस्ट से अलग होती है। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये ठोस और इसमें पी और एस प्रकार की तरंगें तीव्र गति से परागम होती है और ये अधिक घनत्व वाली कठोर चट्टानें से निर्मित होती हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 56 का बी करेक्ट है। 57, पृथ्वी की कोर के मुख्य रूप में निम्नलिखित में से किस धातु का से बनी होती है, पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से किस धातु की बनी होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई स्तरों से विभाजित होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 जो हमारे प्रधान अंग होते हैं, ऊपरी स्तर में भूपर्पटी और मध्य स्तर में मेंटल और आंतरिक स्तर में धात्विक क्रूड, ठीक है। इसमें निकेल तथा लोहा की प्रधानता होती है और इस परत का जो नाम होता है निफे। पृथ्वी की कुल जो हमारी आयतन है उसका 0.5%, कितना 0.5% यहाँ पर भूभाग पर्पटी का है। तो यहाँ से याद रखना है 57 का आंसर सी। 58, आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आग्नेय चट्टानों की संरचना समान रूप से क्रिस्टलीय होती है। पहला क्या होगा, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी जो रहेगी ये करेक्ट है। ये परतें होती हैं, ये परतों में होती है और जो जीवाश्म सहित होती है, ये गलत हो जाएगा। इन चट्टानों में सिलिका नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारा आग्नेय चट्टान है इसमें पृथ्वी की पर्पटी के नीचे पिघली हुई चट्टान मैग्मा के रूप में ठंडा होने से जमने से बनती है। आमतौर पर संरचना में क्रिस्टलीय होती है और ये परतें नहीं पाई जाती है। ये बात स्टेटमेंट है ना, परतें बोलता होती है, तो ये परतों में नहीं होती है और ना ही इनमें जीवाश्म होता है, ये भी हमारा गलत हो गया। अगर पूछ सके इनमें जीवाश्म होता है तो भी गलत हो जाता है, राइट। आग्नेय चट्टानों में खनिज संरचना के आधार पर उपविभाजित किया गया है, ठीक है। जब सिलिका का उच्च अनुपात होता है तो इन्हें अम्ल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसमें इसका अनुपात नहीं होता, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो 58 का आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा, सही चुनना था,
ठीक है। क्वेश्चन 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बलुआ पत्थरों के कैंतरण के कारण बनती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का सी यहाँ से इसका, ये क्वार्टजाइट। ठीक है, देखो क्वार्टजाइट एक कठोर गैर जो हमारी धूमिल का यांत्रिक सेल है जो मूल रूप से शुद्ध क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से या बलुआ पत्थर के ताप को माध्यम से अक्सर क्वार्टजाइट में परिवर्तन किया जा सकता है, जो आमतौर पर परिवर्तन पट्टे के भीतर यहाँ पर जो टेक्टोनिक संपीड़न है उससे संबंधित होता है। ये क्वार्ट्ज सिलिकेट का एक उदाहरण बनाता है। तो आंसर 59 का सी सही हो जाएगा, क्वार्टजाइट। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान में से है ये जो एक तो संगमरमर, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट, तीनों यहाँ पर है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके दौरान पर दिया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का, ये यहाँ पर जो हमारा महाद्वीपीय सिद्धांत है, महाद्वीपीय जो हमारा विस्थापन का सिद्धांत था, जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगेनर द्वारा पर दिया गया था। इसके अनुसार सभी महाद्वीप जो थे एक बड़े भूखंड में जुड़े होते थे। ये भूखंड एक बड़े महाद्वीप जो पैजिया था और बड़े यहाँ पर महासागर जो पैंथालसा था उसको नाम यहाँ पर दिया गया था। 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया विभाजित होकर जो लारेसिया था, ठीक है, और गोंडवाना लैंड में यहाँ पर 2 भूखंडों में विभक्त हो गया था और बाद में ये खंड विभक्त होकर आज की जो हमारे महाद्वीप है उसके रूप में परिवर्तित हो गया। तो आंसर 61 का बी। 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय निक्षेपण स्थल रूप नहीं है? जलीय निक्षेपण स्थल रूप यहाँ पर नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका नदी जो होता है, सॉरी छिपिका नदी के मार्ग का वह हिस्सा जहाँ किसी अवरोध के कारण ढाल सामान्य की अपेक्षा पर अधिक तीव्र हो जाती है और जल प्रवाह अधिक तीव्र हो जाता है, जिससे क्या होगा, ये जल प्रपात समान प्रगात जो हमारे प्रवाह है उससे यहाँ पर जो स्थिति होती है वो समान रूप से जो हमारी नदी है वो तली कठोर के रूप में यहाँ पर चट्टान बन जाती है। तो यहाँ से आंसर होगा 62 का बी छिपिका। ठीक है। 63, पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण किस प्रकार के बलों का लिए पर एक परिणाम हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए अंतर्जात बल। ठीक है, अंतर्जात बल हमारा एक आंतरिक बल होता है जो पृथ्वी की सतह के भीतर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आंतरिक बल ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिविधियों के कारण बनते हैं और परिणाम भूमि उत्थान, ज्वालामुखी, भ्रंशन वाले और यहाँ पर जो भूकंप इत्यादि के कारण हो सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण अंतर्जात बलों का एक परिमाण होता है। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण मुख्य बहिर्जात बल की प्रक्रियाएं होती है। तो 63 का ए यहाँ से करेक्ट हो गया। 64, मरियाना गर्त, मरियाना ट्रेंच है, उसमें गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा निम्नलिखित पर्वत किस महासागर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का जो आंसर होगा यहाँ से ये सी प्रशांत महासागर। ठीक है, 64 का सी यहाँ से प्रशांत महासागर। पृथ्वी के सबसे जो गहरी महासागरी गर्त खाई है यानी मरियाना गर्त है, पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई 10,948 मीटर है। खाई का नाम मरियाना द्वीप के रूप में यहाँ पर रखा गया था, काफ़ी गहरी है। तो आंसर हो जाएगा 64 का यहाँ से सी। ठीक है, 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा द्वारा उगाई जा सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का आंसर ये बाजरा कम उपजाऊ और रेतीली मिट्टी में उगता है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख मिलेट्स हैं। हालांकि इन्हें मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है। ये जहाँ कम वर्षा होती है, उच्च माध्यम से तापमान और पर्याप्त वर्षा के लिए आवश्यकता होती है इनको। तो आंसर हो जाएगा 65 का ए यहाँ से सही है। 66, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टीलाइट का सही वर्णन करता है? टीलाइट का सही वर्णन करता है ये हमारा औषधि चट्टान है जो यहाँ से बी इसका, ये हिमनदों को निक्षेप से यहाँ पर बनी औषधि चट्टान होती है। 67 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं बोला है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? देखो जो हमारे सेल हैं ये लंबे समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लंबे समय तक नहीं रहते हैं और ये परिवर्तन से गुजर सकते हैं और ये एक सतत प्रक्रिया होती है जिसके दौरान पर पुरानी सेल के नई सेल में बदल जाते हैं और आग्नेय सेलों को केंद्रीय सेल में बदला सकता है इनको। ठीक है, आग्नेय सेलों में केंद्रीय सेलों से प्राप्त जो टुकड़े होते हैं इसमें औषधि सेल का निर्माण करते हैं। तो आंसर हमारा सी यहाँ से इसका 67 का करेक्ट होगा। 68, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से उत्तरदायी क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग के 3 भागों में विभाजित किया गया अर्थात क्रस्ट, मेंटल, कोर है ना। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है कोर को 2 परतों में विभाजित किया गया और बाहरी जो आंतरिक कोर है उसको पृथ्वी की उसको तरल अवस्था में यहाँ पर बताया गया। आंतरिक कोर को यहाँ पर ठोस अवस्था में और बाहरी कोर को यहाँ पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार बताया। तो यहाँ पर जितने भी कोर मैंने आपको बताया कौन कौन से कोर को क्या यहाँ पर बताया गया। तो 68 का आंसर हमारा हो जाएगा बाहरी कोर यहाँ से जो होगा पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है सी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंशोत्स पर्वत नहीं है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोत्सव पर्वत एक ऐसे पर्वत होते हैं जिनका मध्य भाग कम ऊंचाई का होता है और दोनों तरफ यहाँ पर हिस्से ऊंचाई के होते हैं। ठीक है, मध्य भाग दरार घाटी के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में, विंध्य सतपुड़ा भारत में ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण में से कौन से नहीं ऐसे करके पूछ सकता है आपसे, याद रखना है तीनों जो मैंने बताया आपको। ये 69 का डी करेक्ट हो जाएगा। 69 का डी इसमें से अच्छा कौन सा नहीं है ये, है ना, बाकी तीनों है। 70 निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 में यहाँ से डी फॉकलैंड की धारा। जो हमारी महासागरीय सभ्यधारा है सतही जल का एक बड़ा भाग होती है जो महासागर के चारों ओर यहाँ पर एक नियमित पैटर्न से घूमती है। केवल जो हमारी धारा होती है इनका पानी आगे बढ़ता है जबकि यहाँ पर इनके किनारे की ओर यहाँ पर पानी जो लगभग स्थिर रहता है। और जो धाराएं विषुवत क्षेत्र के यहाँ पर ध्रुव की ओर बहती है उनका सतह जो होता है उसका तापमान अधिक होता है और वो ठंडी धाराएं होती है जो फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड से द्वीप में टकराकर दो दिशाओं में बढ़ जाती है। एक ठंडी जलधारा जो होता है वो दक्षिण अमेरिका में दक्षिण पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण के यहाँ पर बहती है जिसे फॉकलैंड की धारा कहते हैं। ठीक है, सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर बैठी उससे फॉकलैंड की धारा कहते हैं। राइट, तो यहाँ से कहाँ पर, दक्षिण पूर्व तट पर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 70 का डी यहाँ से सही है। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर ठंडी जलधारा उनमें से कौन सी है, इतना डीप में नहीं पूछता है कहाँ से कहाँ बैठती है। तो इसे याद रखना है जो ठंडी जलधारा है कौन कौन सी ठंडी जलधारा होती है, एक आपको पॉइंट बना के बहुत सारे लिख लेना है, ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं, है ना। तो यहाँ से ऐसे करके लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। राइट, तो आंसर यहाँ से 70 का डी करेक्ट है। 71 निम्नलिखित में से किस महासागर को रिंग ऑफ फायर के रूप में भी जाना जाता है या कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का ए यहाँ से प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर से कई ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते हैं जो प्रशांत महासागर के अधिकांश किनारों के साथ यहाँ पर चलता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में जो हमारे कम चटका प्रशांत के तट पर साथ यहाँ पर पश्चिम प्रशांत में कुछ द्वीप हैं उसमें रिंग ऑफ फायर यहाँ पर बनाते हैं। रिंग ऑफ फायर किसी एक हमारे जो भू वैज्ञानिक विशेषता के कारण नहीं बनता है बल्कि यहाँ पर एक रिंग प्रत्येक खंड के अन्य हिस्सों के स्वतंत्र रूप से विस्फोट के कारण यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 71 का ए करेक्ट है। 72 निम्नलिखित में से कौन सी महासागरी जो है जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगी ये बी अग्लोहास की जलधारा, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 73 प्लेट विवर्तन की सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति को यहाँ पर स्थान को व्याख्या करने में मदद नहीं कर सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का सी महासागरी धारा को यहाँ पर जलवायु क्षेत्र इसको यहाँ पर मदद नहीं कर सकता है। 74 जल और थल के वितरण की स्थिति निम्नलिखित में से किस सिद्धांत द्वारा सबसे अधिक विस्तृत रूप में व्याख्या करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का यहाँ से ये बी स्टेटमेंट इसका कौन सा जो प्लेट विवर्तन की है ये। ठीक है, देखो 74 में हमारा प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो होता है इसके प्रतिपादक का श्रेय किसी एक भूगोलवेत्ता को नहीं दिया जाता है। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो होता है पूरा चुंबकत्व के अध्ययन एवं सागर जो नितल है उसके प्रसरण सिद्धांत का सम्मिश्रण रूप है। ठीक है, पृथ्वी की सतह अस्थायी एवं परिवर्तनशीलता है और पृथ्वी की सतह पर होने वाला जो परिवर्तन है इसके लिए एक अंतर्जात और बहिर्जात जो हमारी भू संचालन है वो जिम्मेदार मानते हैं। प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले जो संचालन है उसका परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाला जो परिवर्तन है उसके अध्ययन को लेकर यहाँ पर परिवर्तन की कहते हैं। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 75 ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, एक प्राकृतिक जलडाम मरुबंध है। ये यूरोपीय भाग को इस्तांबुल और तुर्की जो एशिया है उसके भाग से पृथक करता है। किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 75 नंबर बोस्फोरस जलडाम मरुबंध की। ठीक है, 76 किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का। देखो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 76 इसका सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, ये मानसूनी वनों में साल, सागौन, शीशम, बांस, महुआ, नीम, आम, पीपल अनेक प्रकार के वृक्ष यहाँ पर उगते हैं। ठीक है, अत्यधिक वर्षा वाले कुछ हमारे उच्च भागों में जो सदापर्णी हैं वृक्ष भी देखे जाते हैं जिनमें महोगनी, देवदार आदि के प्रमुख वृक्ष होते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास की जो झाड़ियाँ होती हैं वो भी पाई जाती हैं और इन वनों के शुष्क क्षेत्रों में मौसम अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं जो मानसून के दौरान यहाँ पर फिर रुक जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा 76 का सी, ये पूरी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस टाइप से देखो 76 के जो क्वेश्चन है मैंने पार्ट 1 के आपको यहाँ से करा दिया है ना, अस्थायी इसका यहाँ पर टेस्ट है। जितने भी टॉपिक अभी आपके यहाँ जैसे 76 मैंने क्वेश्चन कराए करीब यहाँ पे आपके 70 या 65 से 70 टॉपिक भी यहाँ पर कवर हो गए आपके। ठीक है, क्योंकि कभी 2 टॉपिक कॉपी भी हुए या फिर यहाँ पे रिपीट भी हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करीब 60 से 65 जो टॉपिक हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या बताया मानसूनी वन, तो आप मानसूनी वन जाके पूरा डीप में जाकर अच्छे से पढ़ोगे। उसको टंदी सदावन कौन से होते हैं, है ना, काला सागर से मरुमध्य का जोड़ता है पूरी डेल्टा मुरमत कौन कौन से सब पूरे पढ़ोगे आप। ठीक है, कौन से यहाँ पर जो मैंने बताया था कि ठंडी जलधारा है कौन सी गर्म जलधारा, वो सब जाके आप जितने टॉपिक आज आपको मिले हैं
पेपर में। वो सब टॉपिक को आप पॉइंट बना के अच्छे से जाके पूरा कर डालो, ठीक है। और एक अच्छा सा नोट्स बना लो, क्योंकि यहाँ पर आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम दोगे उनमें भी हेल्प करेगा, और जो बीपीएससी दोगे उसमें भी आपको रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में करना है, तब तो आपका टेस्ट लगाना सफल है, तब तो अच्छा टेस्ट लगाना, वरना कोई मतलब नहीं टेस्ट लगाने का आपका, अगर इतना काम नहीं करते हो आप तो, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से कर लो, और अच्छे से आपका नोट्स यहाँ से बनाना है। ये नहीं करना है कि यहाँ पर जो आपको आता है उसका भी नोट्स बना लो, नहीं, जो आपको नहीं आता है उस सब चीज़ को आप यहाँ बना सकते हो, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कल स्टार्ट करूँगा सेकंड पार्ट इसका, राइट। तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।